तो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज जो आपका हिंदी का पेपर था 10वीं क्लास का हरियाणा बोर्ड का, उसका सेट सी का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, खंड क का जो पहला प्रश्न है वो है गुण संधि की परिभाषा सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसके अंदर क्या बताना है, जो गुण संधि है उसकी परिभाषा प्लस उदाहरण दोनों चीज़ देनी है। तो इसके अंदर जो गुण संधि है, गुण संधि स्वर संधि का एक भेद है। जब संधि करते समय ए आ के साथ ई और ई हो तो ए बनता है। यानी कि जब आपके पास दो स्वर यानी कि ए और आ के साथ जब ई और बड़ी ई जब दोनों आती हैं तो ए बनता है, तब उसको क्या बोलते हैं, गुण संधि बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका महा प्लस इंद्र। क्या है इसका एग्जाम्पल? महा प्लस इंद्र। महा और इंद्र का जब जोड़ के बनते हैं तो आपके पास महेंद्र बनता है। क्या बनता है? महेंद्र। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा है? कृतज्ञ और प्रशंसा। इसके दोनों के दो पर्यायवाची बताने हैं। कृतज्ञ का पर्यायवाची हो जाएगा आभारी और ऋणी। क्या हो जाएगा? आभारी और ऋणी। वहीं प्रशंसा के जो दो पर्यायवाची हैं वो जाएंगे तारीफ और बढ़ाई। क्या हो जाएंगे? तारीफ और बढ़ाई। उसके बाद अगला प्रश्न है बेटिया और यशस्वी में प्रत्यय छांटिए। बेटिया में जो यशस्वी प्रत्यय है वो या प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बच्चों? या प्रत्यय। या ये प्रत्यय है। और जो आपकी यशस्वी है उसके अंदर ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ई। ठीक है। उसके बाद कौन सा है? निम्नलिखित में से विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो कि लिंग वचन के साथ जो बदल जाते हैं। तो लिंग वचन के साथ कौन सा बदलता है आपके पास? लिंग वचन के साथ बदलता है गाय। तो इसके अंदर आपके विकारी शब्द कौन सा हो जाएगा? गाय। ठीक है। यथार्थ और तामसिक, इस दोनों में आपको क्या करना है? इनमें आपको लिखना है विलोम शब्द। क्या लिखना है? विलोम शब्द। यथार्थ का जो विलोम शब्द है वो काल्पनिक हो जाएगा। वही जो तामसिक है, तामसिक का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा सात्विक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब एक शब्द, क्या बच्चों, जब एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ पे जो अलंकार होता है वो श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। यानी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयन उबरे मोती मानस चून। यानी कि यहाँ पे जो पानी है या जैसे चून है, मानुस है, मोती है, ये सब चीज़ें जो है, ये सब जो शब्द हैं ये अनेक अर्थों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला कौन सा है? दोहा छंद की परिभाषा। दोहा छंद की परिभाषा लिखनी है हमें। दोहा छंद की परिभाषा जो है उसके अंदर क्या है आपके पास? दोहा छंद क्या होता है? दोहा छंद में विषम, क्या है? विषम जो आपका छंद है इसके अंदर, जिसमें 13 मात्राएं और सम चरणों में, यानी कि ये क्या है? विषम और सम चरणों का एक छंद है जिसके अंदर विषम चरणों में 13 मात्राएं, वहीं सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। जैसे कि आपके पास उदाहरण के लिए बताया गया इसमें, सोहे कर मोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। क्या है? सोहरे करे मोहनी हंसे देन करी नटे जाए। ठीक है, ये है। उसके बाद अगला आपके पास क्या है? खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना का मुहावरे का अर्थ बता रखा है, पूछ रखा है इसके अंदर। तो उसका जो अर्थ हो जाएगा बहुत ज़्यादा मेहनत करना। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा मेहनत करना। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपको निबंध लिखना है। कोई भी 5 टॉपिक दिए गए हैं आपको, इनमें से किसी भी एक के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है। उसके बाद क्या है? विद्यालय में समाचार पत्रों की व्यवस्था करने के लिए आपको मुख्याध्यापक के लिए एक प्रार्थना लिखनी है, या फिर अपने छोटे भाई को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है। उसके बाद काव्य से बहुकेल पे प्रश्न आए हैं जिसमें आपको उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो इसके अंदर पहला क्या है? तुलसी ने भृगु कुल केतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? क्या है? तुलसी जो तुलसीदास थे वो उन्होंने जो भृगु कुल केतु है ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? ये परशुराम के लिए किया था। किसके लिए किया था? परशुराम के लिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है भाई? गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव है? गोपियों को द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव है? तो इसमें जो भाव है वो व्यंग्य का भाव है बच्चों। किसका भाव है? व्यंग्य का। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, किंकनी कहाँ पहने जाने वाला आभूषण होता है? किंकनी यानी कि जो आपकी बोलते हैं, जिसको आप तगड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तगड़ी। तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तगड़ी पहनी जाती है कमर पर, जिसको आप कटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटी है। ठीक है। उसके बाद आत्मकथा कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन सुनाता है? आत्मकथा कविता है आपकी, उसके अंदर अपनी कहानी को गुनगुनाकर कौन सुना रहा है? उसको सुना रहा है मधुप। कौन सुना रहा है बच्चों? मधुप। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, इसके अंदर जो आपका सेकंड ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अट नहीं रही। अट नहीं रही कविता में मंदगंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया? क्या बताया है? अट नहीं रही कविता में मंदगंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? उसको कहा गया फागुन को। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यह है दंतोरित मुस्कान। कविता में तालाब छोड़कर जलजात के कहाँ छिपने की बात की गई है? यानी कि दंतोरित मुस्कान जिसके जो आपकी कविता है उसके अंदर एक
तालाब छोड़कर जलजात कहाँ छिप रहे हैं? जलजात जो छिप रहे हैं वो कवि की झोपड़ी में छिप रहे हैं। कहाँ छिप रहे हैं बच्चा? कवि की झोपड़ी में। कन्यादान कविता में चेहरे पर न रीझने की नसीहत किसने दी है? क्या है? कन्यादान कविता जो है उसके अंदर चेहरे पर न रीझने की नसीहत किसने दी है? वो दी है माता ने। किसने दी है प्यारे बच्चों? माता ने। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या है? संगतकार कविता में कवि ने मुख्य गायक के भारी स्वर की क्या उपमा दी है? यानी कि संगतकार जो आपकी कविता है उसका जो मुख्य गायक को भारी स्वर की उपमा क्या दी है कवि ने? उसकी उपमा दी है चट्टान। चट्टान के समय बताया गया है उसको। ठीक है, उसके बाद आपके पास काव्यांश में प्रश्न पूछे गए हैं, पढ़कर आपको उसका उत्तर देना है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है क्षत्रिय जीवन के। तो इसके अंदर प्रस्तुत काव्यांश और कवि और एक कविता का नाम लिखिए। तो कविता है आपकी कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। ठीक है, कौन से कवि इसकी कन्यादान कविता है? और ऋतुराज इसके कवि हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, माँ ने लड़की से कहा माँ ने लड़की से कहा कि वह पानी में झांक कर अपने चेहरे पर न रीझे। क्या कहा है बच्चों? कि वह पानी में झांक कर अपने चेहरे पर न रीझे। माँ ने बेटी को आग के संदर्भ में क्या कहा? माँ ने बेटी को आग के संदर्भ में यह कहा कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। किसके लिए है? रोटियां सेकने के लिए। ठीक है, उपरोक्त काव्यांश में स्त्री जीवन के क्या क्या बंधन है? उपरोक्त का आपके जो आपने जो अभी ये काव्यांश पढ़ा है, इसके अंदर जो स्त्री जीवन के क्या क्या बंधन है, इसके अंदर है वस्त्र और आभूषण। कौन से हैं? वस्त्र और आभूषण। ठीक है, उसके बाद आपको जो काव्यांश दिया गया है इसमें निहित भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फसल कविता है उसका मूल भाव स्पष्ट करना है। उसके बाद जो आपके गद्य है, ये पिछले जो थे ऑप्शनल टाइप थे वे काव्यांश थे, ये यहाँ पे गद्य से। गद्य में कहा है, पान वाले ने पान पकड़े अपने मुंह को कितनी दूर रोक कर हवलदार साहब से को ध्यान से देखा। यानी कि पान वाले ने है अपने पान पकड़े, जो अपने हाथ में जो पान पकड़ा था वो पान वाले ने हवलदार साहब से कितनी दूर रोका था? वो रोका था 1.5 इंच दूर का। कितनी दूर रोका था? 1.5 इंच। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस दूर स्नान करने किस नदी पर जाते थे? वो जाते थे गंगा नदी पर। कहाँ जाते थे बच्चों? गंगा नदी पर। ठीक है, ताज़ा खीरे की पनियाती फाके देखकर किसके मुंह में पानी आ रहा है? यानी कि जो ताज़ा खीरा है, जो उसके पनियाती फाके हैं, वो देखकर मुंह में किसके पानी आ रहे हैं? वो आ रहा है नवाब साहब के। किसके मुंह में आ रहा है? नवाब साहब के। ठीक है, उसके बाद देखिए, फादर बुल्के का ताबूत निकलसन कब्रगाह में किस गाड़ी से किस समय उतारा गया था? यानी कि जो आपके फादर बुल्के जो हैं उनका ताबूत निकलसन कब्रगाह में गाड़ी से किस समय उतारा गया था? वो उतारा गया था 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। ठीक है, पिताजी के किस स्वभाव पर लेखिका बनना जाती थी? वो शक्की स्वभाव पर बनना जाती थी। ठीक है, उसके बाद है पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के लिए कौन सा हवाला मांगने वाले कौन सा श्रीमद् भगवत के उत्तरार्ध में का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए? ठीक है, इसके अंदर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक करना है आपको। उसके बाद अगला कौन सा है? बिस्मिल्लाह खां के कितने वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हुए थे? यानी कि बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी ये पूछ रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह क्या होकर रह जाती है? वह असंस्कृति होकर रह जाती है बच्चों। क्या रह जाती है? असंस्कृति। यानी कि उसका कल्याण की भावना से नाता टूट जाता है तो वह असंस्कृति होकर रह जाती। ठीक है, उसके बाद ये गद्यांश दिया गया है, इसमें से पढ़कर आपको उत्तर देना था। तो प्रस्तुत गद्यांश के जो लेखक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। क्या है आपका जो पाठ है वो कौन सा है? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। समाज की दृष्टि में कैसे लोग दंडनीय हैं? कैसे लोग दंडनीय हैं? जो स्त्रियों को पढ़ाने की मुमानियत करते हैं। क्या करते हैं? स्त्रियों को पढ़ाने की मुमानियत। स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश अपराध क्यों है? क्यों है भाई? क्योंकि इससे स्त्रियों को न पढ़ने की प्रेरणा मिलती है और वे अपने एक अधिकार से वंचित रह जाती है। यानी कि वो किसी को अपने अधिकार से वंचित रखना भी एक अपराध की श्रेणी में ही आया जाता है। उसके बाद आपके पास 4 नंबर के 2 प्रश्न हैं, इसको ये करना है, बड़ा प्रश्न है। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के चरित्र की इन्हीं 2 विशेषताओं का नाम लिखिए। प्रश्न देने हैं आपके कृति का भाग 2 से आपके प्रश्न आए हैं। 5 प्रश्न का कोई भी 5 प्रश्न करने हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में गीता के 15वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? गीता के 15वें अध्याय में 20 श्लोक हैं। लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? भागीरथी सापरे उनकी माता का नाम था। सालिम अली ने 10वीं की परीक्षा कब पास की? सालिम अली ने 10वीं की परीक्षा 1913 में पास करी थी। कब करी थी? 1913 में।
आधुनिक समय का भीष्म पितामह किसे कहा गया? मदन मोहन मालवीय को कहा गया बच्चों। किसको कहा गया है? मदन मोहन मालवीय को। ठीक है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने करी थी। किसने करी थी? गौतम बुद्ध ने। ठीक है। तो आज का जो आपका हिंदी का जो सेट सी है उसका जो सॉल्यूशन है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो अगले फिर मिलते हैं एक और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।